सभी को नमस्कार। हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल नंबर 4 को और लेक्चर नंबर 42 को कवर कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम इन ठोसों के लिए ठोस के प्रोजेक्शन की तलाश में हैं। मुख्यतः दो वर्गीकरण हैं, एक है पॉलीहेड्रॉन, दूसरा है ठोस का रेवोल्यूशन। पॉलीहेड्रॉन में हमारे पास विभिन्न किस्में हैं, जैसे टेट्राहेड्रॉन, क्यूब्स और ओक्टाहेड्रॉन। इसलिए यदि हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट टेट्राहेड्रॉन को, हमारे पास 4 बराबर समबाहु ट्रायंगुलर के फलक हैं, तो यह पहला फलक है, दूसरा एक और तीसरा और चौथा फलक। इसलिए इस तरह से हमारे पास ये टेट्राहेड्रॉन फोर्थ फलक है। इसी प्रकार यदि यह क्यूब या हेक्साहेड्रॉन हो, हमारे पास 6 फलक क्यूब हैं, परिभाषा के अनुसार बराबर आकार फलक। इसी प्रकार अन्य ओक्टाहेड्रॉन में हमारे पास 8 बराबर समबाहु ट्रायंगुलर फलक हैं। जब भी हमें हर समय एक समबाहु ट्रायंगुलर बनाना है, तो उसे इस प्रकार संयोजित करें कि यह एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बना दे। इस तरह की चीजें जिन्हें हम कहते हैं, यह ओक्टाहेड्रॉन आधारित है। हमारे पास कितने साइड हैं, हमारे पास अलग अलग संख्याएं हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि यदि इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स 3 आयामी स्पेस में अभिविन्यासित हैं, तो उन चित्रों को कैसे ड्रॉ किया जाए, जो आधारित है कितना इंक्लिनेशन एंगल वे इसे बनाते हैं। क्षैतिज प्लेन के साथ, शीर्ष के साथ, वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज प्लेन पर या वर्टिकल प्लेन पर और इत्यादि। क्या यह इंक्लाइंड है? इसी प्रकार हमारे पास डोडेकाहेड्रॉन, इकोसाहेड्रॉन्स है तथा विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये पॉलीहेड्रा का कमांडर श्रेणी है। इसी प्रकार एक और सेट है जिसे रेवोल्यूशन के ठोस कहते हैं। तो आप एक कर्व लेते हैं, एक अक्ष के चारों ओर घुमाने के लिए एक कर्व, तब हम इन 3 आयामी ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए हम उस उदाहरण को देखें। एक रेखा, एक दूसरी रेखा तथा एक और रेखा यदि जोड़ते हैं, जो भी प्लेन हमें मिले, वह तल यदि हम घुमा रहे हैं इस अक्ष के परित, तो हम एक कोण के साथ समाप्त करेंगे। एक 3 आयामी रेवोल्यूशन का ठोस हमारे पास होगा। अब यह परिक्रमण ऑब्जेक्ट इस अक्ष के परित है। यदि यह केवल एक रेखा है, उदाहरण के लिए केवल एक रेखा, यदि हम इस अक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं, हमें कोण का पेरिफेरल सरफेस प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यहाँ यह रेखा है जो R1 और R2 दूरी पर है। यदि इस रेखा को हम घुमाते हैं, यह बनाता है एक पेरिफेरल सरफेस इस प्रकार, जिसे हम कोनिकल फ्रस्टम कहते हैं। यदि यह प्लेन है, तो यह संपूर्ण प्लेन इस अक्ष के चारों ओर घूमता है। तब हमें ठोस ऑब्जेक्ट का एक कोनिकल फ्रस्टम प्राप्त होगा, जिसका अर्थ है कि पदार्थ अंदर भी भर जाएगा। इसी प्रकार इस अक्ष के चारों ओर एक रेखा घूमती है, जो देती है हमें सिलिंड्रिकल पृष्ठ। एक प्लेन, आयताकार प्लेन इस अक्ष के चारों ओर घूमता है, जो हमें देता है एक सिलेंडर। इसी प्रकार यदि हमारे पास कर्व्स हैं, उदाहरण के लिए यह कर्व, यह अर्धवृत्त हो सकता है, यह थोड़ा विस्तृत अर्धवृत्त हो सकता है, यह भी कि यदि हम इसे घुमाएं, एलिप्सोइडल प्रकार का ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होगा। तथा सामान्यतः हम इन्हें गोलाकार कहते हैं। गोलाकार ज्यामिति से हम उन्हें
और ओबलेट को बना रहे हैं। आपने इस दिशा में धक्का दिया होगा, उस दिशा में लंबा करें जिसे हम ओबलेट गोलाकार कहते हैं, और यदि इसे इस दिशा में बढ़ा दिया गया है तो इस दिशा में धकेल दिया गया है, हम इसे कहते हैं ऐसे प्रोलित गोलाकार तथा कर्व प्लेन के किसी भी भाग के रूप में। यदि हम इसको घुमाएं तो हमें प्राप्त होंगे भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स तथा ठोसों के प्रोजेक्शन में हम सीखेंगे मुख्यतः कोन फ्रस्टम के बारे में कैसे दिखते हैं भिन्न भिन्न प्लेन पर। इसी तरह विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रिज्म कहते हैं। एक पॉलीहेड्रॉन बनाया जाता है दो बराबर समांतर नियमित बहुभुज सिरे के फलक से जुड़े हुए साइड फलक द्वारा, जो या तो आयत हैं या पैरेललोग्राम्स हैं। ऐसे ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम प्रिज्म कहते हैं। आइए इसको देखें। यह एक स्क्वायर या आयत है, पश्च किनारे पर एक और आयत है और बॉटम साइड पर एक और आयत। अब इस तरह की ऑब्जेक्ट से पूरा आयतन भरा है जिसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। स्क्वायर प्रिज्म प्राप्त करने के लिए हमें इन आयतों को जोड़ना होगा। इस प्रकार वह इस व्यू से वह स्क्वायर बना देता है। इसी प्रकार यदि हम आयत उठा रहे हैं तो उन्हें जोड़ें। इस पेंटागोनल के आर पार जोड़िए, हम पेंटागोनल प्रिज्म प्राप्त होगा तो पदार्थ को उसके अंदर भरना होगा, तब हम इसे ठोस कहते हैं। इसी प्रकार ये आयत जुड़े हुए हैं हेक्सागोनल फ्रेमवर्क में और शायद ऑक्टागोनल में। यदि यह सर्कल हो तो हमें सिलेंडर प्राप्त होता है। प्रिज्म के बाद एक और ऑब्जेक्ट है जिसे हम पिरामिड कहते हैं। एक पिरामिड पॉलीहेड्रॉन है जो प्लेन सतह से बना है बेस के रूप में, और त्रिभुजों की संख्या के रूप में यह है पार्श्वफलक। ये सभी एक बिंदु पर मिलते हैं जिन्हें शिखर बिंदु या एपेक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आइए ट्रायंगुलर पिरामिड को लें। हमारे पास ये त्रिभुज हैं। ये सभी एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यह एपेक्स या शिखर बिंदु है। इसी प्रकार हम स्क्वायर पिरामिड लेते हैं। हमारे पास ट्रायंगुलर फलक हैं, सभी पुनः उस बिंदु पर मिलते हैं और बेस एक स्थिर ऑब्जेक्ट है। यहाँ इस स्थिति में यह एक स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर पिरामिड कहा जाता है। इसी प्रकार आयताकार पिरामिड का बेस होता है। पेंटागोनल पिरामिड का बेस पर एक पेंटागन है तथा हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल पिरामिड भी। यदि हमारे पास पिरामिड है तो एक स्लाइस लीजिए। यह पिरामिड है, यह समकोण हो सकता है, उसकी तरह वर्टिकली बना रहा है 90 डिग्री या शायद थोड़ा सा झुका हुआ है। यदि हम एक स्लाइस ले रहे हैं, इस स्तर पर प्लेन से गुजरती एक उसकी स्लाइस ले रहे हैं, यह फ्रस्टम बनाता है। इसलिए यहाँ एक बचा हुआ हिस्सा है जिसे हम फ्रस्टम कहते हैं और टॉप अपेक्स पार्ट को हटा दिया जाना है। इसी प्रकार यदि हमारे पास कोन है तो यह राइट सर्कुलर कोन हो सकता है अथवा शायद इसकी एक तिरछी धार हो सकती है। यदि हम इस स्तर पर एक स्लाइस बना रहे हैं, इस अपेक्स भाग को हटा दें, इस पूरे भाग को, इस बचे भाग को जिसे हम कोन का फ्रस्टम कहते हैं। इसलिए खंडित पिरामिड मेरे पास इस प्रकार की आकृति है जहां शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है
कोई भी रेखाएं जो दिखाई नहीं देती, और हो सकता है शायद यह पिछले भाग से ही दिखाई देती हैं, हम प्राय डैश रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं जब हम इस व्यू से देख रहे हैं। बैक साइड लाइन हम वास्तव में नहीं देख सकते क्योंकि यह एक ठोस ऑब्जेक्ट है, यह सीधे एक ऑब्जेक्ट की तरह स्थानांतरित नहीं है। तो उस स्थिति में हम यह डैश लाइन द्वारा दिखा देंगे। जब हम इन ठोसों की ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ सुझाव हैं जिनका हमें पालन करना है। विशेष रूप से जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक व्यू की ड्राइंग करते हैं, कुछ छिपे हुए विवरण दिखाने की आवश्यकता होगी अदृश्य के रूप में, जो हमें यह अनुभूति प्रदान करे कि दो आयामी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक तीन आयामी ऑब्जेक्ट है, और इन्हें डैश रेखाओं द्वारा ऑर्थोग्राफिक व्यू पर दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास स्क्वायर केवल यह इंगित करने के लिए कि पृष्ठ में हमारे पास यह सतह है, हम इसे डैश रेखा से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, हम इस दिशा से देख रहे हैं, उस दिशा में नहीं, तब यह क्यूब इस प्रकार दिखता है। यदि हम इस व्यू से देख रहे हैं तो यह रेखा दिखाई देगी, शायद यह आ रहा हो। यह रेखा स्वाभाविक रूप से यहाँ आती है और यह रेखा शायद पीछे की ओर जा रही है। इस तरह हम निरूपित करते हैं कि जब हम इन्हें दिखा रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू प्रोजेक्शंस। उदाहरण के लिए, आइए एक फ्रस्टम पर विचार करें, जिसका अर्थ है कि हमने हटा दिया है इस फ्रस्टम को। परिभाषा के अनुसार यह कोन या पिरामिड आकार की तरह हो सकता है या शायद पेंटागोनल चीज, और एक भाग हमने हटा दिया है, और जो भाग हमने हटा दिया है वह शीर्ष पक्ष की ओर है, जिसका मतलब इस मामले में इस पेंटागोन का आकार, यह पेंटागोन बहुत छोटा है, जिसका अर्थ है कि ये रेखाएं दूर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं और कुछ एपेक्स की तरह बनाती हैं, और वह भाग हमने इसे बाएं भाग पर हटा दिया है, यह है, और यह फ्रस्टम हम इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम उस पर प्राकृतिक रूप से किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में देख रहे हैं तो हमें उससे निरूपित करना होगा आए। हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन यह तीन आयामी प्रकार की ऑब्जेक्ट्स है जिसे हम कैपिटल अक्षरों द्वारा और प्रोजेक्शंस को स्मॉल अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। तो आइए हम मानते हैं कि भाग ए बी सी डी इन किनारों से इन रेखाओं से गुजरते हैं। इसी प्रकार बॉटम को भी आई ए एक, बी एक, सी एक, जी वन और ई वन कहते हैं। यह पूरी तरह से ठोस ऑब्जेक्ट है और यह रेखा उसके पीछे है, एक कारण है हम इसे डैश रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं, जबकि ये रेखाएं हमारे सामने हैं तो ये रेखाएं हमेशा दिखाई दे रही हैं। और दूसरी बात, किनारे हमेशा दिखाई दे रहे हैं। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को पीछे की ओर उठा रहे हैं तो हम इसे समझने की पोजीशन में नहीं हो सकते, परंतु सामने के किनारे सदैव दृष्टिगोचर होते हैं। यह भी एक कारण है कि हम इसे गहरी सतत रेखाओं से भी दर्शाते हैं, जो डैश रेखाओं द्वारा नहीं दिखाई देती। आइए हम इन एबीसीडी टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एबीसीडी सबसे अधिक बिंदु है जो हम देख सकते हैं, और ये दृश्य हैं, तो हम इसे लगातार रेखाओं से दर्शाते हैं। यह शीर्ष व्यू। अब हम किनारों पर देखते हैं। किनारे
ABBCD हम इसे लिखेंगे, इस कारण हम इन्हें दिखा रहे हैं छोटे अक्षर में, और विशेष रूप से यह शीर्ष व्यू में पूर्ण रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए हम इस दिशा से देख रहे हैं। यह फ्रंट व्यू शीर्ष व्यू हो सकता है। जब हम शीर्ष व्यू देख रहे हैं, यह एक क्षैतिज प्लेन है और यह वर्टिकल प्लेन है, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक दृश्य है। तो शायद हमारा पेंटागोन उस तरह दिखता है। अब यह एक क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं और यह ठोस ऑब्जेक्ट है, यह सीधे तौर पर पारदर्शी चीज नहीं है, तो हम वास्तव में इसको समझ नहीं सकते। एक बी, एक सी, एक डी, एक ई, एक शीर्ष दृश्य में, लेकिन यह क्षेत्र इस क्षेत्र से छोटा है। आई एक क्षेत्र नॉट और क्षेत्र एक से अधिक। ध्यान दें, इस मामले में हम देखते हैं, यहां कहीं देखें, एक फ्रस्टम है। अगर हम वास्तव में इस क्षेत्र को एक पूरी तरह से चित्र में निरूपित करना चाहते हैं, तो ये चीजें वास्तव में उस ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। इसलिए शीर्ष दृश्य में यह बॉटम दृश्य है और यह ABBCD ये शीर्ष दृश्य में पूर्ण रेखाएं हैं। इसलिए हम ABCD को निरूपित कर रहे हैं जो दिखाई देते हैं, जबकि यह A एक B एक C एक D एक E एक अदृश्य है। तो A एक B एक C एक D एक और E एक, यह इस तरह से हमें इसे लिखना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी दृश्य बिंदु को जोड़ने वाली कोई भी रेखा तथा अदृश्य बिंदु एक डैश अदृश्य रेखा है। उदाहरण के लिए यह कोण का फ्रस्टम है। उदाहरण के लिए यह बिंदु ए इस बिंदु से जुड़ा है। हम वास्तव में इस रेखा को नहीं देखते। जब हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं तो वास्तव में यह रेखा नहीं देख पाते। हम देखेंगे कि ऊपर पेंटागोन बॉटम वैसे भी अदृश्य है और रेखा, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं, यह रेखा उसके अंदर चला जाता है, तो यह हमारी दृश्यता से परे है। जब हम इसे एक से एक तक निरूपित कर रहे हैं, जो भी कनेक्शन वह हमेशा अदृश्य बिंदु है एक दिखाई देता है। जब तक कि ये रेखाएं बाहर न हों, हम उन्हें डैश रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं या किनारी रेखाओं से। हमें यह प्रदर्शित करना है कि हमें इसे संतत रेखाओं से दिखाना है। आइए हम शीर्ष दृश्य लें। इसलिए शीर्ष दृश्य हम उस दिशा से देख रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन, क्षैतिज प्लेन, जिस प्रकार हमने ABCD दृश्य है, यह हमेशा दिखाई देता है। एक के भीतर दृश्य नहीं, दृश्य रेखाओं के लिए नहीं। इसी प्रकार जब हम GA को एक पर देख रहे हैं तो एक रेखा है, यह एक है। इसलिए आइए कुछ अन्य रंग का उपयोग करें। यह रेखा तब दिखाई नहीं देती जब हम ऊपर से देख रहे हैं, और यह रेखा भी है। इसी प्रकार IC बिंदु से C एक बिंदु तक कनेक्ट करें, यह एक अदृश्य भी है। C2 C एक अदृश्य भी। इसी प्रकार D1 से D1 तक। तो इस तरह हम इन लाइनों
में शामिल होते हैं। आइए हम सामने के दृश्य को देखें। तो जब हम सामने देख रहे हैं, इन बिंदुओं को देखते हुए उन सभी तरह से मानचित्रित किया। इसी प्रकार इस बिंदु से सभी प्रकार से इस C1 को मैप किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक बिंदु ए बिंदु ए बिंदु D से DC से CB से B बिंदु अंकित किया गया है। इस तरह से हम इन मानचित्रों को जोड़ते हैं। एक बार करने पर सामने के दृश्य से हम तिरछे किनारे को देखने की पोजीशन में होंगे, इसलिए कि यह एक तिरछा किनारा है। क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं, हम नहीं जानते यह एक। मैं इस अर्थ में नहीं जानता कि ये दृश्य रेखाएं नहीं हैं, इसलिए एक को ए प्राइम से जोड़ें डैश रेखाओं द्वारा। इसी प्रकार बिंदु D से D1 तक भी इस अग्रदृश्य से अदृश्य होता है, तो उन्हें डैश रेखाओं द्वारा मिलाएं। अब B से B1 के लिए हमेशा सामने के दृश्य में दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें एक सतत रेखा के द्वारा शामिल हो जाते हैं। पार्श्व दृश्य के बारे में क्या है, तो हम उस तरफ से देखते हैं। जब हम उस तरफ से देख रहे हैं, यह हमेशा दृष्टिगोचर होता है। यह रेखा भी दिखाई देगी। संभवतः यह रेखा उस पार्श्व दृश्य में भी दिखाई देती है। तो हम उसको देखते हैं, इसलिए यह एक है। हम देख सकते हैं कि यह B1 भी तब दिखाई देगा जब हम पार्श्व दृश्य से देख रहे हैं। इसी प्रकार इसे E1 से E1 तक क्योंकि यह एक पेंटागोन है, स्वाभाविक रूप से असिमेट्री इस रेखा के संदर्भ में है। अतः यह एक रेखा दीर्घित एक हो सकती है तथा यह AB रेखा छोटी हो सकती है, क्योंकि हम बाईं ओर से देख रहे हैं। बाईं ओर से देखने पर हमारे पास प्रोफाइल प्लेन पर अब हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि एक सिलेंडर या कोन क्षैतिज प्लेन पर रखा जाए तो यह कैसे दिखाई देता है। सॉलिड के लिए प्रक्षेप किस प्रकार हैं। अतः हम इस सिलेंडर पर विचार करते हैं। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अक्ष है। अब यह सिलेंडर क्षैतिज प्लेन पर रखा गया है, तो फिर से हमारे 3D चित्र का निर्माण करें। यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है, यह क्षैतिज प्लेन है, और हमारे पास सिलेंडर है जो क्षैतिज प्लेन पर स्थित है। अर्थात इसका अर्थ है कि यह सिलेंडर उसी प्रकार चला जाता है, क्योंकि कुछ भाग अदृश्य है। जब हम रख रहे होते हैं तो यह भाग डैश एक, तो हम इस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। यदि आप कह रहे हैं इन बिंदुओं को वहां सभी तरह से मैप किया जाएगा, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रकार का आयत है और यह एक सर्कल है, और जब हम इसे घुमा रहे हैं तो यह वह स्थान है जहां हम इस सर्कल को प्राप्त करते हैं। इस प्रोजेक्शन प्लेन पर हम इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर के किनारों पर बहुत से किनारे हैं।
जो भी अधिक है, त्रिज्या पर हम यह पोजीशन देख सकते हैं कि और बेस, यह बेस क्षैतिज प्लेन पर स्थित है, इसलिए एक्स वाई अक्ष पर स्थित है। दूसरी बात, जब हम इन बेलनो सिमेट्रिक काइंड ऑब्जेक्ट्स को ड्राइंग कर रहे हैं तो हम सदैव अक्षों डैश डॉट लाइन से दर्शाते हैं। इसी प्रकार प्रथम सर्कल डैश डॉट रेखा हम दिखाएंगे। अब यदि कोण क्षैतिज प्लेन पर स्थित है, यह उसी प्रकार की प्रतीत होती है। यह क्षैतिज प्लेन है जिसे हम चाहते हैं, और यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है, इसलिए यह परियोजना और इस किनारे का नक्शा भी होता है कि एक नक्शा भी होता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक त्रिभुज है जो कि जब हम क्षैतिज प्लेन पर प्रक्षेपित हो तो हम एक सर्कल को देखेंगे और उसको इस क्षैतिज प्लेन पर घुमाएं, फिर हम इसे एक सर्कल के रूप में देखेंगे, और यह एक है जो हम देख रहे हैं। आइए इस उदाहरण को देखें। यदि क्षैतिज प्लेन पर प्रिज्म रखा जाए, तथापि विभिन्न दिशाओं में, अतः यह प्रिज्म सदैव क्षैतिज प्लेन पर रखा जाता है, परंतु इनमें से एक किनारा अलग इंक्लिनेशन एंगल बनाता है। यदि ऐसा है तो यह उदाहरण के लिए बेस पर किनारों में से एक किनारा, क्योंकि यह एक है जो इस ऊर्ध्वाधर प्लेन पर स्थित है, कोई क्षैतिज प्लेन तो ऐसा नहीं है, अतः यह क्षैतिज प्लेन है जो यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है, क्षैतिज प्लेन है और यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है। जब हम यह प्रक्षेप कर रहे हैं, हम इस प्रकार की व्यवस्था रखेंगे। हम में से पहली एक स्थिति में देखने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से एक किनारे को इस प्रकार घुमाया जाता है कि यह हमारे क्षैतिज प्लेन के समांतर हो, तो यह एक क्षैतिज प्लेन पर प्रोजेक्शन है। यदि हम देख रहे हैं शीर्ष दृश्य हमेशा एक त्रिभुज हो, और जब हम उस ऊर्ध्वाधर प्लेन पर प्रक्षेपित कर रहे हैं, क्योंकि एक फलक के कारण हम एक पोजीशन में होंगे कि और वह है देखने के लिए इस आयत किनारे हम हमेशा देख रहे हैं, ताकि यह एक होगा, क्योंकि इस किनारे जो भी रेखा उससे गुजरती है हम यह एक रेखा के रूप में वहां देखेंगे। आइए इस आयताकार फलक को ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर न घुमाएं, लेकिन यह एक इंक्लिनेशन एंगल बनाता है। उदाहरण के लिए यह एक इस प्रकार थोड़ा घुमाया गया, फिर शेष किनारा भी घूर्णन करता है। अब जब हम देख रहे हैं यह एक इस किनारे देखेंगे, इस एक मानचित्र को हम देखेंगे कि इस किनारे इस पूरी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाएगा। अतः हम इन रेखाओं तथा अक्ष सामान्यतः डैशड डॉट लाइन्स द्वारा दर्शाए गए हैं। यहाँ हम अक्ष नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि एक फलक समांतर है इस किनारे, तथा यह अक्ष एक समान रेखा के संपाती है, अर्थात इस स्थिति में हम एक संतत रेखा से दर्शाते हैं, जबकि इस प्रकरण में किनारा यह एक मानचित्र है, परंतु अक्ष अभी भी अदृश्य है, इसलिए हम केवल अक्ष द्वारा डैश युक्त रेखा दर्शा रहे हैं। इस वस्तु को थोड़ा घुमाते हुए इस एसी में थोड़ा घूर्णन होता है, जिससे यह
बिंदु इस दिशा में आता है, यह बिंदु उस दिशा में जाता है। यदि हम इस पूरे प्रिज्म को क्षैतिज प्लेन पर घुमा रहे हैं तो हम इसे एक त्रिभुज की तरह देखेंगे। जब हम प्रक्षेपित कर रहे हैं कि यह बिंदु सदैव ही किनारा होगा तो हम उस रेखा को प्राप्त करेंगे। यह संपाती है, तो जब हम इस दिशा से देख रहे हैं तो यह पूरा फलक देखने की पोजीशन में होगा और उस किनारे हम देखेंगे। यह वाला भी हमें एक किनारा देता है, इसलिए यह फलक छोटे प्रकार के आयत की तरह सिकुड़ता है और इस डैश डॉट लाइन द्वारा अक्ष मानचित्र बनाता है। अब यदि हम इस ऑब्जेक्ट एसी को इस प्रकार घुमाते हैं कि यहाँ हमारे पास यह एक पीछे के किनारे की ओर और यह एक सामने की ओर सामने के दृष्टिकोण के लिए है। अब इन दिशाओं को पलट देते हैं ताकि यह किनारा इसके पीछे चला जाता है और यह वाला सामने आता है। इसलिए यह विन्यास जो हमारे पास होगा, जिसका अर्थ यह है कि यह रेखा जो भी ऊर्ध्वाधर रेखा उससे गुजरती है वह दिखाई नहीं देती। इसलिए एक बिंदु पर मानचित्रित करती है और हम देखेंगे कि वह रेखा तथा फिर से शीर्ष फलक हम देखेंगे, परंतु यह रेखा हम देख नहीं सकते, इसलिए हम इसे डैश द्वारा दर्शाएंगे। इस प्रकार हम इन ठोसों को अगली क्लास में प्रक्षेपित करते हैं। हम ठोसों के इस प्रोजेक्शन पर और अधिक उदाहरण देखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।